बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समिति या एसोसिएशन के बारे में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी समुदाय की अवधारणा के बारे में। आज है समिति। यह भी एक समाजशास्त्र विषय के लिए मूल अवधारणा के रूप में, क्योंकि हम समिति को सामान्य अर्थों में अगर देखें तो अनेक प्रकार से अर्थ प्रचलित हैं, किंतु हमें यहाँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते समाजशास्त्र की दृष्टि से समिति क्या है इसे समझना बहुत आवश्यक है। इसी हेतु बात कर रहे हैं समिति की अवधारणा के बारे में। मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है तथा असीमित आवश्यकताओं को रखता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयास करता है। जैसे प्रथम, व्यक्ति अपनी आवश्यकता स्वतंत्र रूप से अकेले ही बिना किसी की सहायता लिए स्वयं पूरा कर ले, परंतु यह एक तो असामाजिक ढंग है तथा अत्यंत कठिन भी है, दुष्कर भी है। दूसरी बात, दूसरे ढंग से वो कर सकता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरों के हितों का हनन करे व उनसे संघर्ष करे, परंतु यह ढंग भी समाज विरोधी प्रवृत्ति को प्रकट करता है। यद्यपि जब हमने समाज की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने समाज के अंतर्गत सहयोग और संघर्ष दोनों को ही विद्यमान माना था, किंतु यहाँ संघर्ष जीवन का एक अंग होते हुए भी असामाजिक रूप में प्रकट होता है, जिसकी मान्यता समाज प्रदान नहीं करता। तीसरा प्रकार हो सकता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से पूरा करे। यह एक सामाजिक ढंग है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरा ढंग ही एक समिति का आधार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के आधार पर मिलजुल कर लक्ष्यों को पूरा करने वाले समूह या संगठन को हम समिति कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई कि जब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, तो ऐसे में वो जो समूह या संगठन का निर्माण करते हैं वह समिति का स्वरूप होता है। इन अर्थों में समिति को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। तो समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, यानी यह एक जानबूझकर बनाया गया समूह संगठित रूप में कार्य करता है। जैसे परिवार कब जन्म लेता है? जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह बंधन में बंधकर परिवार के निर्माण की नींव रखते हैं। विद्यालय जो कि एक समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह होता है, जिनका उद्देश्य होता है कि हम समाज में जागृति लाना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी किसी संस्था का निर्माण करना है जिसमें नए नए विचार पैदा हों, नवीन विद्यार्थी आएँ, तो ये विद्यालय काम हो जाता है शिक्षण के रूप में। इसी प्रकार व्यापार संघ बनाते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए, धार्मिक संघ बनता है, किसान यूनियन जैसे आजकल हम बहुत अधिक देख रहे हैं कि किसान संगठन अपनी बातों को मनवाने के लिए दिल्ली के चारों ओर अपना घेरा लगाए हुए हैं और 2-3 महीने से वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ उनमें संगठन की भावना है, सहयोग की भावना है परस्पर। इसी प्रकार राजनीतिक दल या पार्टियाँ होती हैं, राज्य इत्यादि सभी समितियों के उदाहरण हैं। इनका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और जब किसी इनके जो इन्होंने उद्देश्य अपने सामने रखे हैं, हित अपने सामने रखे हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है
तो ये समाप्त भी हो सकते हैं, इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। समिति की परिभाषाओं को हम कुछ प्रमुख विचारकों के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। जिन्सबर्ग, जो कि एक अच्छे विद्वान माने जाते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उनके अनुसार समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। वहीं मैकाई और पेज के अनुसार सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को हम समिति कह सकते हैं। गिलिन ने कहा है कि समिति व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों और व्यवहार द्वारा कार्य करता है। बोगार्डस के अनुसार समिति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मिलजुल कर कार्य करना है। इन सभी परिभाषाओं को देखें तो स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सहयोग व संगठन पाया जाता है और जिनका प्रमुख उद्देश्य किसी लक्ष्य की पूर्ति करना है। समिति सदस्य अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत सामूहिक प्रयास द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि समिति में कोई नियम नहीं है, बल्कि समिति में कुछ निश्चित नियमावली होती है, व्यक्तियों को कुछ निश्चित अधिकार दिए जाते हैं और वहाँ एक संगठन के रूप में वह कार्य करती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि समिति की कुछ विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं, जो इस प्रकार है। जैसे पहली विशेषता मानवों का समूह होना, कि समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप में कार्य करते हैं, जिसका एक संगठन होता है, संगठनों का आधा उद्देश्यों की समानता होती है, तब समिति का निर्माण होता है। यानी मानव का समूह होना आवश्यक है, भले ही वो दो या दो से अधिक हो। इसी प्रकार निश्चित उद्देश्य, समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना भी अति आवश्यक है। अगर हमारे सामने कुछ निश्चित उद्देश्य नहीं होंगे तो समिति का जन्म नहीं हो पाता, क्योंकि समिति का जन्म ही तब होता है जब उसके सामने कुछ समस्या आ जाती है। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो मिलजुल कर कार्य करने को तत्पर होते हैं। इसी प्रकार पारस्परिक सहयोग, जैसा हमने पहले ही कहा कि समिति में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है जिससे लोग परस्पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करें, परस्पर सहयोग प्रदान करें और उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल प्रयास करने में सहायक हो। ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऐच्छिक का मतलब कि सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर होती है। वह किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और अपने जीवन में एक ही समय पर अनेक समितियों का सदस्य भी हो सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती कि वह इस समिति का सदस्य है तो दूसरे का नहीं हो सकता, और वह चाहे कभी भी समिति को छोड़ सकता है, समिति किसी अन्य समिति का सदस्य भी बन सकता है। इसलिए इसे ऐच्छिक सदस्यता वाला कहा है। जबकि हमने जब समुदाय की अवधारणा पढ़ी थी तो वहाँ पर सदस्यता अनिवार्य थी। अस्थायी प्रकृति, यानी समिति की प्रकृति जो है वो अस्थायी है, यह कभी भी भंग की जा सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि हितों की पूर्ति होने पश्चात यदि समिति के सदस्यों को लगता है कि अब हमें ऐसा कोई हित दिखाई नहीं देता जिसके लिए हम एक साथ मिलकर कार्य करें, तो समिति को समाप्त कर देते हैं और भविष्य में किसी अन्य समस्या या किसी अन्य हित की पूर्ति के लिए वापस भी नई समिति का निर्माण कर सकते हैं। विचारपूर्वक स्थापना, समिति की स्थापना जैसे हम कह रहे हैं कि जानबूझकर की जाती है, मानव प्रयत्नों के कारण होती है और यह एक व्यक्तियों का समूह
पहले यह परामर्श करता है कि समिति उनके लिए कितनी लाभप्रद होगी और यह विचार विमर्श करने पश्चात ही समिति की स्थापना की जाती है। अर्थात समिति कब निर्मित हुई इसका एक इतिहास होता है, एक निश्चित तिथि होती है। इसी पर अन्य विशेषता की बात करें तो नियमों का, कि समिति नियमों पर आधारित होती है। प्रत्येक समिति की प्रकृति क्योंकि अलग अलग होती है, इस कारण समितियों के नियम भी अलग अलग होते हैं। उद्देश्यों के पाने के लिए सद्व्यवहार में अनुरूपता लाने के लिए कतिपय निश्चित नियम आवश्यक हैं। इनके अभाव में समिति अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकती। यानी कि समिति के सदस्यों को कुछ नियमों का पालन करते हुए समिति के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करना पड़ता है। हो सकता है किसी कार्य के प्रति समिति किसी सदस्य की कम इच्छा हो, पर फिर भी वह क्योंकि संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी सहायता प्रदान करता है। और यदि उसे लगता है कि यह संगठन गलत दिशा में जा रहा है, जैसा इसने हितों के लिए सोचा था वैसा नहीं कर रहा, तो वो समिति से अलग हो सकता है। मूर्त संगठन है क्योंकि समिति व्यक्तियों का समूह है जो कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकत्र होते हैं। इस दशा में समिति को मूर्त संगठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी वह कंक्रीट है, दिखाई देती है। इसको किसी के द्वारा भी देखा जा सकता है। एक अन्य विशेषता जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि समिति साधन है, साध्य नहीं। यानी हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति का निर्माण करते हैं और हम अपने हितों के लिए, अलग अलग हितों के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण भी कर सकते हैं या उनकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लो नई नई किताबों का पढ़ने का शौक़ है और हम सब पुस्तकों को परचेज़ करने में, ख़रीदने में सक्षम नहीं है, तो हम किसी पुस्तकालय की सदस्यता ले सकते हैं और हम वहाँ बैठकर उन पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होगी, पुस्तकालय एक प्रकार से हमारी समिति होगी जो हमारे पढ़ने के शौक़ को पूरा करने का साधन बन जाती है। इसी प्रकार अन्य अनेक समितियाँ होती हैं जो हमारे किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। प्रत्येक समिति की एक निश्चित संरचना होती है क्योंकि सभी सदस्यों की परिस्थिति को हम समान नहीं मानते। जैसे अभी हमने लाइब्रेरी की बात की, पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय में एक लाइब्रेरियन होंगे, डिप्टी लाइब्रेरियन हो सकते हैं, बड़ी लाइब्रेरी है, उनके नीचे कुछ कर्मचारी होंगे, है ना, बुक लिफ्टर होंगे, कुछ क्लरिकल स्टाफ होगा, जिसके सबके मिलने से, सबके अपने अपने काम करने के कारण एक पुस्तकालय अपनी फंक्शनिंग करने में सफल होता है। तो ऐसी हर समिति हम देखते हैं। जैसे मान लो किसी महाविद्यालय में जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, प्राचार्य सबसे ऊपर होंगे, उनके नीचे उपाचार्य होंगे, टीचर्स होंगे, है ना। और ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी कोई ऑफिस का प्रमुख होगा, उसके साथ कुछ उसका असिस्टेंट होंगे, जैसे कैशियर है ना, वो कैशियर कैश का काम करेगा। तो ऐसे अलग अलग विभाग हो सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, महाविद्यालय में अनेकानेक लोग मिलकर महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो ये इस प्रकार से समितियां अनेक प्रकार की होती हैं और प्रत्येक समिति के समक्ष कुछ उद्देश्य लक्ष्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो लगातार प्रयास करती है। इस प्रकार आज हम इस समिति की अवधारणा को समझने में समर्थ हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है और आशा है आप लोग भी समझे होंगे। धन्यवाद।